हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन मीणा आज बायोलॉजी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और यह नया टॉपिक है दोस्तों पुष्प। देखो दोस्तों, मैं पुष्प को ही क्यों ले रहा हूं, या पुष्प ये पौधे की एक अभिन्न रचना है। ये इसमें क्या होता है दोस्तों, पौधे के अंदर चार भाग होते हैं। अब चार भागों में कौन कौन से, चार भागों में कौन कौन से, जैसे मान लो जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इन चारों में से कौन सा भाग मेन होता है। इन चारों में से पुष्प भाग क्या होता है दोस्तों, मेन होता है। क्यों? क्योंकि जो जड़, तना, पत्ती होती है वो पौधे की कायिक रचना होती है दोस्तों, जबकि पुष्प क्या होता है, पौधे की लैंगिक रचना होती है। इसलिए पुष्प का लोग जो ज़्यादातर अध्ययन का अंत करते हैं, या ज़्यादातर इसको पूजा पाठ में, या मान लो इसमें जो है सामाजिक कार्यों में, कल्चरल कार्यों में दोस्तों इसका उपयोग करते हैं। लेकिन अपन बायोलॉजी भाषा में या विज्ञान की भाषा में देखें तो पुष्प का एक अलग ही महत्व है दोस्तों। क्या है कि पुष्प का जो महत्व कहाँ है, लैंगिक जनन के लिए इसको जाना जाता है दोस्तों। किसके लिए जाना जाता है? लैंगिक जनन के लिए जाना जाता है। तो मैं आपको ये जो पुष्प से संबंधित एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे आप पुष्प के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर सके, या पुष्प के बारे में अच्छा नॉलेज रख सके। क्यों? अब मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज अपन बोर्ड के एग्जाम में 10th के अंदर, 12th के अंदर, या प्रैक्टिकल्स के अंदर, या कॉलेज एग्जाम के अंदर भी, और कहीं कंपटीशन में भी आजकल पुष्प का बहुत अधिक महत्व है। काफ़ी अधिक क्वेश्चन आने लगे हैं पुष्प से। तो हमें इसी पुष्प की जो संरचना है उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। बेसिक बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार बच्चों से बेसिक बातें याद नहीं होने की वजह से वो गलती कर बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका काफ़ी महत्व है। तो मैं पुष्प के प्रारूप संरचना के बारे में बताने जा रहा हूँ, और आप इसको जो है धैर्य बनाए रखें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ या गारंटी से कहता हूँ कि पुष्प की संरचना आपको समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप पेशेंस रखें, ध्यान से देखें। और मैं 100% कह रहा हूँ कि आपने एक बार इसको ढंग से देख लिया, दो बार देख लिया तो ये जरूर समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं टाइम जो है खराब न करते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना दोस्तों बताने में जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जो है देखते रहें। देखो दोस्तों, अगर अपने पुष्प की परिभाषा की बात करें, पुष्प की परिभाषा की बात करें तो पुष्प क्या है? पौधे के अंदर लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी रचना। लैंगिक लैंगिक जनन लैंगिक जनन के लिए लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी रचना। लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी रचना, संरचना। लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी संरचना क्या होती है दोस्तों? पुष्प होती है। लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी संरचना क्या होती है दोस्तों? पुष्प होती है। अब देखो दोस्तों, अगर अपन बात करें, ये तो संरचना की बात होगी। अब अपन बात करते हैं एक प्रारूपिक पुष्प के बारे में जानकारी की। अब प्रारूपिक पुष्प के बारे में जो जानकारी की बात करें तो हम देखते हैं प्रारूपिक पुष्प के जो भाग होते हैं, ये प्रारूपिक पुष्प के कितने भाग होते हैं दोस्तों। तो इन भागों के बारे में बात करते हैं तो इसमें चार भाग होते हैं दोस्तों। कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। अब ये चार भाग कौन कौन से होते हैं? बाह्य दल, दूसरा दोस्तों दल, तीसरा पुंकेसर, और चौथा दोस्तों जो है स्त्री केसर होता है। चौथा क्या होता है? स्त्री केसर होता है। ये चार भाग हो गए दोस्तों। ये प्रारूपिक कितने भाग हो गए? चार भाग। बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये चार भाग हो गए दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब इन भागों को अपन कैसे शो करेंगे दोस्तों। पहले अपन स्त्री केसर लेंगे, और फिर पुंकेसर लेंगे, और फिर दल, और फिर बाह्य दल। क्योंकि अपन बीच का जो पार्ट है वो पहले लेंगे ताकि हमें अच्छी तरह स्थान कवर कर सकें। इन भागों को अपन एक जो फ्लोर डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो अब देखो, अपन एक पुष्प के डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो ये प्रारूपिक पुष्प की संरचना इस प्रकार लेते हैं। देखो, पुष्प का जो विकास होता है वो किस पे होता है? या तो स्तंभ या शाखा पर होता है दोस्तों। किस पर होता है? स्तंभ या शाखा पर। ये है स्तंभ, जिसे अपन तना भी कह सकते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं शाखा। ये जो स्तंभ या शाखा पर होता है दोस्तों। ठीक है, अब इस पर एक पुष्पावली ग्रंथ बनता है दोस्तों। और पुष्पावली ग्रंथ का जो ऊपरी भाग होता है ये उभारनुमा होता है दोस्तों। ये उभारनुमा ऊपरी भाग होता है जिसे अपन पुष्पासन कहते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों पुष्पावली ग्रंथ। ये तो क्या हो गया? पुष्पावली व्रंत हो गया। और ये दोस्तों क्या हो गया? पुष्पासन। ये हो गया पुष्पासन, जिस पर पुष्पीय भाग आसन होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं दोस्तों। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो पुष्प की संरचना है,
अब देखो इसमें जो पुष्पासन पर पहले अपन किसको व्यवस्थित करेंगे, स्त्री केसर को। पहले क्या है, इस पर स्त्री केसर बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, स्त्री केसर बनाएंगे। पहले ये जो स्त्री केसर लेते हैं पहले, इसका स्त्री केसर हो गया दोस्तों। अब स्त्री केसर के बाद में इसमें पुंकेसर लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं, पुंकेसर। ये इसका क्या हो गया, पुंकेसर हो गया दोस्तों। ये इसके क्या हो गए, पुंकेसर। अब देखो पुंकेसर के बाद में अपन क्या लेते हैं, अब इसका जो दल लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं, दल। तो ये पुंकेसर हो गए। अब लेते हैं इसके दल। देखो दोस्तों दल क्या होती है, रंगीन रचनाएं होती है। दल कैसी रचना होती है, रंगीन रचनाएं होती है। दल कैसी रचनाएं होती है, रंगीन रचनाएं होती है। ये दल हो गए। अब इसका लेंगे अपन बाह्य दल। बाह्य दल हरे और कैसे होते हैं, छोटे होते हैं दोस्तों। बाह्य दल कैसे होते हैं, हरे और छोटे होते हैं। बाह्य दल कैसे होते हैं, हरे और छोटे होते हैं। तो इस प्रकार ये पुष्प के 4 भाग है। देखो दोस्तों ये 4 भाग हो गए इसमें, ठीक है। देखो बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अब देखो ये अब इसमें अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपन इनको जो इनकी जो रचना का वर्णन करेंगे। तो पहले लेंगे अपन बाह्य दल। पहले क्या लेंगे, बाह्य दल। दोस्तों यह है बाह्य दल। बाह्य दल को बॉटनिकल भाषा में क्या कहते हैं, बाह्य दल को बॉटनिकल भाषा में कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स, ठीक है। तो अब इसका प्रतीक क्या हो गया, कैपिटल के। क्या हो गया, कैपिटल के हो गया। अब देखो बाह्य दल का जो ये जो है संरचना कैसी होती है, ये हरे और छोटे होते हैं, हरे एवं छोटे होते हैं। ये हरे और छोटे होते हैं, हरे और छोटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनका कार्य क्या हो गया, सुरक्षा और प्रकाश संश्लेषण। ये जो इसको ढकते हैं, पुष्प को ढके रखते हैं, तो ये जो है सुरक्षा करते हैं। और इसका कार्य क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण। देखो दोस्तों ये पुष्प का क्या है, एलएस है, लंबवत काट। ये क्या है, एलएस सेक्शन, एलएस सेक्शन है ये पुष्प का, एलएस सेक्शन, एलएस सेक्शन है ये, एलएस सेक्शन। इसको अपन बोलते हैं लंबवत काट, लंबवत काट, लंबवत काट। ये पुष्प का लंबवत काट है दोस्तों, ताकि इनकी संरचना को अपन ढंग से समझ सके या देख सकें। ये पुष्प का कौन सा दोस्तों, लंबवत काट है, एलएस सेक्शन। अब देखो दोस्तों अब इसकी बात करते हैं अपन। ये बाह्य दल हो गए। अब दूसरा भाग होता है दोस्तों जो है बाह्य दल का कार्य क्या हो गया, बाह्य दल का कार्य क्या हो गया, सुरक्षा, सुरक्षा एवं प्रकाश संश्लेषण, एवं क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। देखो दोस्तों ये जो ये कार्य हो गया इसका, सुरक्षा और प्रकाश संश्लेषण। अब देखो दूसरा भाग है दोस्तों, वो होता है, दूसरा भाग होता है दल। दूसरा भाग क्या होता है दोस्तों, दूसरा भाग होता है इसका, दूसरा भाग दल होता है, दल। देखो दोस्तों दल को बोटनिक में या जो बोटनिकल भाषा में क्या बोलते हैं, कोरोला, कोरोला। अतः इसका प्रतीक क्या हो गया, कैपिटल सी। क्या हो गया, कैपिटल सी। अब देखो अब ये दल क्या होते हैं, बड़े और रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े और रंगीन। दल की बात कर रहे हैं अपन, कैसे होते हैं, ये बड़े एवं रंगीन होते हैं, बड़े और रंगीन होते हैं। अतः इनका कार्य क्या, बड़े रंगीन होने के कारण इनको एक नया नाम भी दिया जाता है दोस्तों। इनको क्या कहते हैं, पंखुड़ी भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है किस रचना को पंखुड़ी कहते हैं, तो बच्चे पुष्प को ही कहते हैं, लेकिन ये पंखुड़ी क्या कहलाती है, दल कहलाती है दोस्तों। अभी बड़े और रंगीन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बड़े और रंगीन होते हैं। बड़े और रंगीन होने के कारण ये जो है क्या करते हैं, कीट आकर्षण, मधुमक्खी आकर्षण, मनुष्य आकर्षण। अब हम इसको एक नया नाम देते हैं, नया कार्य बता देते हैं भाई, सभी प्राणियों को ये क्या करते हैं, आकर्षण। इनका नाम हो गया प्राणी आकर्षण। क्या हो गया दोस्तों, प्राणी आकर्षण। इनका कार्य क्या हो गया, प्राणी आकर्षण।
इनका कार्य क्या हो गया, प्राणी आकर्षण। ठीक है दोस्तों, इनका कार्य हो गया प्राणी आकर्षण। अब देखो, अब आता है, अब तीसरी पुष्पी रचना आ गई तुम्हारे पुंकेसर। तो पुंकेसर देखो ये तंतुनुमा रचना होती है, इसे बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं, पुतंतु। और ये उभारयुक्त रचना होती है, दूसरी रचना इसको बोलते हैं दोस्तों परागकोश। परागकोश कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, परागकोश। दोस्तों परागकोश होती है, जो परागकोश होता है, ये परागकोश, ये जो परागकोश होता है, ये इसकी पुंकेसर की मुख्य रचना है। दो भाग हो गए, तो क्या, पुतंतु, पुतंतु, और दूसरा परागकोश। परागकोश दोस्तों मुख्य रचना है, क्योंकि परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं दोस्तों, जो क्या करते हैं, नर जो है इसका काम करते हैं, नर युग्मक का निर्माण होता है इससे, परागकण से। अब देखो दोस्तों दूसरी रचना क्या, तीसरे भाग क्या हो गया इसमें, तीसरा भाग हो गया पुंकेसर। क्या हो गया, पुंकेसर दोस्तों। अब पुंकेसर होता है, पुंकेसर जो तीसरा भाग होता है दोस्तों, तीसरा भाग क्या हो गया, पुंकेसर हो गया। अब इस तीसरे भाग को, पुंकेसर को बोटनिकल या जूलॉजिकल या जीव विज्ञान में क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, नरजंडांग को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। अब देखो एंड्रोसियम, अतः इसका प्रतीक क्या हो गया दोस्तों, कैपिटल ए। अब इसका कार्य क्या हो गया, ये जो किसका, नरजन्नांग का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात नरजन्नांग। ये कार्य की दृष्टि से क्या हो गया, ये नरजन्नांग। ये क्या हो गया, नर जननांग। क्या हो गया दोस्तों, नर जननांग। ये हो गया नर जननांग। ठीक है, ये नर जननांग। अब देखो आता है पुष्प का अंतिम भाग। देखो अंतिम भाग इस तरीके से होता है, ये तीन भागों से मिलकर बना होता है। एक तो इसकी क्या होगी, वर्तिका, एक भाग तो हो गया वर्तिका, वर्तिकाग्र, सॉरी, ये जो ऊपर जो चपटा भाग होता है वर्तिकाग्र, ये नलिकानुमा भाग होता है। पहला भाग तो होगा वर्तिकाग्र, दूसरा नलिकानुमा भाग होता है, वो होता है दोस्तों वर्तिका। क्या होता है, वर्तिका। और इसका जो तीसरा ये जो भाग होता है, ये नीचे की ओर फुला हुआ, वो अंडा से होता है। देखो वर्तिका दूसरा भाग हो गया, और ये तीसरा भाग होता है, ये दूसरा भाग वर्तिका, वर्तिका, वर्तिका। ठीक है, और तीसरा जो भाग होता है दोस्तों, ये जो तीसरा भाग होता है इसका नीचे फुला हुआ, वो होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय होता है दोस्तों, अंडाशय होता है, अंडाशय। अब देखो ये जो अंडाशय होता है, ये तीसरा भाग जो अंडाशय होता है दोस्तों, ये मैं इधर ले रहा हूँ, ये अंडाशय होता है। अंडाशय में ये मेन भाग होता है अंडाशय, क्योंकि अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, अंडक। क्या पाए जाते हैं, अंडक। अंडाशय में अंडक पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं, अंडक पाए जाते हैं अंडाशय में। देखो ये जो अंडक यहाँ होते हैं, तो इन अंडकों की उपस्थिति के कारण अंडाशय क्या हो गया, मेन भाग हो गया, ये हो गया अंडक। ये अंडक हो गए दोस्तों, ये क्या है, अंडक। देखो ये अंडक है, ये अंडक। ठीक है, अंडक के कारण ये मुख्य भाग हो गया अंडाशय। अब देखो ये तीन भाग हो गए, ये जो तीन भाग कौन सा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर पुष्प की जो चौथी रचना होती है, चौथी रचना क्या होती है दोस्तों, चौथी रचना क्या होती है, एक बार मैं ये अंडक अच्छी तरह लिख रहा हूं दोस्तों, अंडक। देखो ये अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, अंडक, अंडक। ठीक है, अंडक होते हैं ये, अंडक। अब देखो इसकी पुष्प की जो चौथी रचना क्या होती है दोस्तों, इस तरीके से होती है। क्या होती है, स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब स्त्री केसर को क्या कहते हैं, इसको स्त्री केसर को क्या कहा जाता है, स्त्री केसर को गायनोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गायनोसियम, गायनोसियम कहा जाता है, गायनोसियम, GYNOCIUM, गायनोसियम। अब इसका प्रतीक क्या हो गया दोस्तों, कैपिटल जी हो गया। क्या हो गया, कैपिटल जी। अब देखो इसका कार्य क्या हो गया, ये मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, किसका, मादा जननांग, मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों एक प्रारूपिक पुष्प के चार भाग हो गए, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है दोस्तों, अब कई बार इनका जो कार्य, जैसे बाह्य दल का सुरक्षा और प्रकाशन में सहायक होता है, दल का कार्य प्राणी आकर्षण जिसे पंखुड़ी भी कहते हैं अपन, और पुंकेसर नरयुग्मक का निर्माण करता है, और स्त्री केसर मादा जननांग का निर्माण करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अब दोस्तों अब कई बार किताबों में ये लिखा हुआ होता है कि
जो पुष्प में जो चक्कर पाए जाते हैं, 2 चक्कर पाए जाते हैं, तो प्रथम चक्र और एक द्वितीय चक्र दोस्तों। तो प्रथम चक्र में जैसे बाह्य दल और दल एक इसका निर्माण करते हैं प्रथम चक्र का। जो प्रथम चक्र होता है दोस्तों, प्रथम चक्र, ये जो प्रथम चक्र होता है ये किससे मिलता है? ये प्रथम चक्र बाह्य दल से और दल से। अब इसके प्रथम चक्र के कई नाम है। क्या क्या नाम है दोस्तों? गौण चक्र, क्या नाम है? इसको कई नाम देते हैं, गौण चक्र कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? सहायक चक्र, इसे सहायक चक्र भी कहा जाता है, सहायक चक्र। और इसे क्या कहा जाता है? कायिक चक्र भी कहा जाता है, कायिक चक्र भी कहा जाता है, कायिक चक्र। अब दोस्तों ये तो प्रथम चक्र के 3 नाम हो गए अलग अलग, क्या? गौण चक्र, सहायक चक्र, कायिक चक्र। अब दूसरा जो चक्र है इंपोर्टेंट है। अब ये जो दूसरा चक्र है दोस्तों, ये जो दूसरा चक्र है, ये दूसरा चक्र, ये जो द्वितीय चक्र है, द्वितीय चक्र को, द्वितीय चक्र, देखो दोस्तों द्वितीय जो चक्र है, ये जो द्वितीय चक्र के भी 3 नाम है दोस्तों। कितने नाम है? 3 नाम है। द्वितीय चक्र के भी कितने नाम है? 3 नाम। अब इसमें 3 नाम कौन कौन से? लैंगिक चक्र, आवश्यक चक्र और जननिक चक्र, इसके भी 3 नाम है दोस्तों। अब 3 नाम कौन कौन से दोस्तों? देखो इसके भी 3 नाम कौन कौन से अपने जो है, ये तो प्रथम चक्र हो गया, ये द्वितीय चक्र, इसके 3 नाम कौन कौन से दोस्तों? एक तो जैसे मान लो ये लैंगिक चक्र, क्योंकि इसमें लैंगिक जननांग, स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं, लैंगिक चक्र, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम क्या हो गया? आवश्यक चक्कर, क्यों? जनन के लिए आवश्यक होते हैं। आवश्यक कौन होते हैं? पुंकेसर और स्त्रीकेसर, इसका नाम हो गया आवश्यक चक्कर। एक इसका नया नाम क्या हो गया? जननिक चक्कर, क्या हो गया? जननिक चक्कर भी इसको कह सकते हैं, जननिक चक्कर भी जनन के लिए, ठीक है। तो इसके 3 नाम है, लैंगिक चक्कर, आवश्यक चक्कर और जननिक चक्कर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार एक प्रारूपिक पुष्प में कितने चक्र होते हैं? 2 चक्र, प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र। प्रथम चक्र में जो सहायक रचनाएं होती है बाह्य दल और द्वितीय चक्र में क्या आती है? जननिक रचनाएं आती है दोस्तों, क्या? स्त्रीकेसर और पुंकेसर आते हैं दोस्तों। ये जो है पुष्प की रचना है दोस्तों, मैं ये जो प्रारूपिक पुष्प की रचना है इसको मैंने मेरी तरफ से पूरा जो समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। और आप इसको एक वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, जरूर ये दोस्तों समझ में आएगा, आप इसको समझ पाएंगे। और अगर इसमें कोई त्रुटि और दोष, कोई मान लो कोई त्रुटि या कोई कमी है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। आप खुद भी इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और अगर ये जो है आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी ओर से आपको बेस्ट रिगार्ड है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप इसको प्लीज़ देखें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी हो तो कमेंट करें। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।